आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जब किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो उसको हम एक परिमेय संख्या मान करके सिद्ध करते हैं। यदि उसको हम परिमेय संख्या सिद्ध कर लेंगे तो तब तो ठीक है, यदि नहीं कर पाए तो हम यह मान लेंगे कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे करते हैं इसको। माना 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। यदि कोई संख्या परिमेय होगी तो उसको किस रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 2 प्लस रूट 3 ये बराबर होगा a बाई बी। इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं कि जहां पर b नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हम लगा देते हैं कि b 0 नहीं हो सकता। क्लियर। अब क्या होगा नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, जो वैल्यू रूट रूट के अंदर होती है उसको इक्वल के एक साइड रखेंगे, बाकी सारी वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड रखेंगे। तो यहां से क्या रूट 3 इक्वल टू a बाई बी माइनस 2। क्लियर। अब यहां से देखिए, चूंकि a कामा बी तथा 2 एक सॉरी 2 पूर्णांक, a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, इसलिए a बाई बी माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट लाइन में रूट 3 के बारे में बात करते हैं। चूंकि रूट 3 पूर्णांक नहीं, इसलिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है और ये a बाई बी माइनस 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कि कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय। अतः हमने जो ये अपनी तरफ से एज्यूम किया था, माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, वो क्या था, एक सिर्फ और सिर्फ एक विरोधाभास था, एक हमारी कल्पना थी। अतः अतः दी गई संख्या 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स्थ है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दिया है cos थीटा बराबर 4/5। अब इसकी मदद से हम sin थीटा cos थीटा की वैल्यू दिया है, इसी की मदद से हम sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और इसी की मदद से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे और सारी वैल्यू उठा करके यहाँ पर हम पुट करेंगे और देखते हैं आंसर क्या है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण बराबर 4/5। अगर यहाँ पर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं, यहाँ पर ये है थीटा, इस थीटा के लिए आधार क्या होगा, यह होगा और ये होगा कर्ण और ये होगा लंब। तो क्या क्या दिया, आधार बराबर 4, कर्ण कितना है 5, लंब निकालते हैं। हमको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही निकालना। नेक्स्ट क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, इसका 16 प्लस लंब स्क्वायर 16 इधर आएगा
तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर इक्वल टू 9। 16 जरा करके 25 माइनस 16 कितना आएगा 9। तो लंब इस आ जाएगा यहाँ से, इसका जब रूट निकालोगे तो कितना मिलेगा 3। लंब कितना आ गया हमारे पास, ये कितना हो गया 3। अब यहाँ से देखो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी 3/5। इसी तरीके से टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। क्लियर। अब हमको इसका इसका मान बताना है, तो आइए यहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो हमको इसका मान है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा 3/5 इंटू कॉस थीटा का मान कितना है 4/5 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितना है 3/4, 3/4 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 4 तियां 12/25 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। नेक्स्ट आएंगे 16 12 गुणे 16 प्लस 9 गुणे 25 बटे 25 गुणे 16। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जब इसका गुणा इसमें करोगे और इसका गुणा इसमें करोगे, फाइनल आंसर आएगा 417/400। ये हमारा आंसर होगा। यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आएगा 417/400। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ का गए। क्वेश्चन में कह रहा है यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा a, -1 संरेख हो तो सिद्ध कीजिए 1/a - 1/b = 1। क्लियर। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कोई तीन बिंदु इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, a, 0, 0, b और तीसरा क्या है 1, -1। क्वेश्चन में कह रहा है संरेख, यदि ये तीनों बिंदु संरेख, संरेख का मतलब होगा कि एक ही रेखा में, कि अगर कोई बिंदु यहाँ पर है दूसरा बिंदु, सब तीनों का एक ही रेखा में, यानी a, 0, 0, b और क्या है 1, -1, तीनों एक ही रेखा में अगर होंगे तो इन तीनों बिंदुओं से घिरी हुई जो आकृति होगी यानी त्रिभुज होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। इसको कैसे हल करेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 a, यहाँ से बोलो a ब्रैकेट b -1 तो क्या हो जाएगा ये +1 प्लस 0 इंटू -1 -0 प्लस 0 हो गया, इसके बाद 1 0 -b। क्लियर। तो ये कह रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के बराबर, यानी क्षेत्रफल कितना होगा 0 में उसे मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ से ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा ab प्लस a, इसका मल्टीप्लाई करोगे 0 से सब 0 हो जाएगा, 1 का 0 में 0 कितना हो जाएगा -b, यहाँ से कितना हो जाएगा 0 = ab प्लस a माइनस b। अब इसको क्या करते हैं कि ab को यहीं पर रखते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, b इधर नेगेटिव इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, a इधर पॉजिटिव इधर आकर के नेगेटिव हो जाएगा = ab। ये चीज मिली। अब नेक्स्ट क्या करते हैं b - a = ab का। अब आगे क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में AB से भाग क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको एक तरफ क्या चाहिए 1 चाहिए, यहाँ पर एक तरफ AB, अगर AB में AB से डिवाइड कर दें तो ये कट करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा b/AB - a/AB = AB/AB। यहाँ से B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, तो 1/A - 1/B = 1। यही हमको सिद्ध करना, यही चीज हमको सिद्ध करनी थी। ये क्या हो गया प्रूव। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ का है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित 12 मात्रा सारणी से यफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का मान 25 है। तो इस सारणी दिया हुआ है, इस सारणी की मदद से हमको क्या निकालना है, यफ का मान, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, यफ की वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं? माध्य का फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बार अपान सिग्मा एफ, ये होता है। तो सिग्मा एफ यानी कि ये जो विद्यार्थियों की संख्या, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको सबको जोड़ लें, यानी समेशन ऑफ एफ, सारे एफ को जोड़ लेते हैं तो हमको सिग्मा एफ की वैल्यू मिल जाएगी। सिग्मा एफ क्या होगा, इसको जोड़ लेते हैं, 6 6 12 10 22 5 27, 27 प्लस एफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमको चाहिए सिग्मा एफ एक्स बार, तो उसके पहले हम एक्स बार की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स बार जो होगा यहाँ से एक्स बार की वैल्यू होगा, यानी प्राप्तांकों का मान 0 और 10 का मान हो जाएगा इस तरीके से, 0 प्लस 10/2 इक्वल टू कितना आएगा 5। क्लियर, इस तरीके से। तो इसका मान हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 10 प्लस 20 30, 30/2 हो जाएगा 15। इसी तरीके से इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 35, इसका हो जाएगा 45। क्लियर। अब क्या होगा, हमको क्या चाहिए, एफ एक्स बार चाहिए। तो यहाँ से एफ एक्स बार यानी एफ की वैल्यू और एक्स बार की वैल्यू का मल्टीप्लाई करें, कितना बचे 25 30, इसका कितना हो जाएगा 15, एफ इसका कितना हो जाएगा 25 छका 150, इसका कितना हो जाएगा 350, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 5 25 5 20 222 225। क्लियर। हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स बार यानी समेशन ऑफ एफ एक्स बार, इसको ऐड करोगे कितना आएगा 0005। क्लियर। नेक्स्ट 3 प्लस 5 8 प्लस 5 13 प्लस 2 15, 5 1 1 3 1 4 2 6 और 1 7 प्लस 15 एफ। क्लियर। अब ये सारी वैल्यू उठा करके हम इस फार्मूले में रखते हैं और हम एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इस एफ की वैल्यू। तो यहाँ से हमको क्वेश्चन में दिया माध्य बराबर कितना दिया हुआ है, माध्य बराबर 25, तो इसके लिए रख देते हैं 25 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बार। एफ एक्स बार कितना हो जाएगा 755 प्लस 15 एफ, 15 एफ डिवाइड बाई सिग्मा एफ की वैल्यू कितना है, सिग्मा एफ की वैल्यू 27 प्लस एफ, 27 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 27 प्लस 25 एफ इक्वल टू 755 प्लस 15 एफ। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जितने टर्म है उसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को एक तरफ कर देते हैं। तो 25 एफ माइनस 15 एफ, इधर कितना होगा 755, इधर जाके कितना हो जाएगा, ये जो भी हो माइनस 25 इंटू 27। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ये 10 एफ इक्वल टू, इसका इसके साथ पूरा सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये 80। और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 80/10, 10 से कट करोगे कितना आ जाएगा आंसर इक्वल टू 8, यानी एफ की वैल्यू कितना आ गई 8। यही हमसे पूछ रहा था, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार है। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर और कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं कि लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्धगोलाकार। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा कि इसका जो शिखर, इसका जो शिखर है अर्ध गोलाकार है,
शिखर भी और आधार भी, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहे हैं। इस तरीके से। और कह रहा है बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी यहां से ये यहां तक की दूरी कितना है, 14 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो व्यास कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगी, 7 सेंटीमीटर। क्लियर? और कह रहा है कि कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की ये पूरी हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर। क्लियर? और कह रहा है ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो, पहले हम क्या करते हैं, जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई निकाल देते हैं। मान लिया बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, एच डैश, तो एच डैश कितना हो जाएगा, 30 माइनस कितना, अगर ये यहां से ये पूरा 14 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस कितना होगी, 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। इसी तरीके से ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो 30 में से हमको 7 प्लस 7 यानी टोटल 30 में से 7 ऊपर का 7 नीचे का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो एच डैश की वैल्यू कितना आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। क्लियर? अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करना, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा। देखिए इस बेलना जो ठोस है इसमें दो चीज, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोला और एक नीचे अर्धगोला, यानी टोटल एक गोले का वक्र पृष्ठ है। तो क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस एक अर्धगोला ऊपर अर्धगोला नीचे, यानी एक गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, इस तरीके से। क्लियर? नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर इंटू हाइट, तो बेलन की हाइट कितना, एच डैश कितना है, एच डैश प्लस गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर वी पाई आर आर दोनों में हम क्या कर लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, 2h डैश प्लस 4r। अब सारी वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू कितना लेना हमको, 22/7, 22/7। आर की वैल्यू कितना दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। 2 इंटू एच डैश की वैल्यू 16 प्लस 4 इंटू आर की वैल्यू कितना, 7। अब इसको हल करते हैं, 7 से 7 कैसे, 22, ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 प्लस 4 7 28। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 22 इंटू 8 2 10 0 3 2 5 1 6। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 0 6 दूना 12 6 दूना 12 1 13 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वक्र पृष्ठ कितना आएगा, इस ठोस का संपूर्ण वक्र पृष्ठ कितना आएगा, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन है 6 तक है। क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एपीक्यू, यानी त्रिभुज एबीसी, ए वाला त्रिभुज समरूप किसके, एपीक्यू की, इस वाले त्रिभुज के, यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 8 सेंटीमीटर, और PQ 4 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 4 सेंटीमीटर, BA बराबर 6.5 सेंटीमीटर, BA कितना दिया 6.5 सेंटीमीटर, और AQ बराबर 2.8 सेंटीमीटर। तो CA और AP की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी CA इक्वल टू क्या होगा, और
AP की वैल्यू क्या होगी। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो हमको मालूम है कि उनकी संगत भुजाएं भी क्या होती हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज APQ के। इसका मतलब होगा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो इस तरीके से लिखेंगे AB इक्वल टू BC अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन AQ। क्लियर। नेक्स्ट इस सारे सबकी वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखेंगे तो AB की वैल्यू कितना है 6.5 डिवाइडेड बाई AP कितना है AP ये निकालना है शायद इक्वल टू BC की वैल्यू BC 8 सेंटीमीटर और PQ कितना है 4 सेंटीमीटर और AC शायद निकालना है AC यानी C AC बोलो या C बात एक ही है। फिर उसके बाद AQ की वैल्यू कितना है 2.8। क्लियर। हम क्या करते हैं पहले तो इन दोनों को एक साथ लेकर के सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो पहले 6.5 अपॉन AP इक्वल टू 8/4 4 2 8। यहाँ से कितना हो जाएगा AP इक्वल टू 6.5 अपॉन 2। नेक्स्ट कितना हो जाएगा AP इक्वल टू 2 3 6 2 2 4 रिमाइंडर 1 डेसिमल 25 10 यानी कि ये कितना आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। हम हमारी AP की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है CA की वैल्यू। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे इन दोनों को एक साथ लेंगे यानी 8/4 इक्वल टू CA अपॉन 2.8 4 2 8 मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 2.8 इक्वल टू C। तो CA की वैल्यू कितना होगी 2 8 16 1 2 2 4 1 5.6 सेंटीमीटर यानी AP की वैल्यू ये आ गई और CA की वैल्यू इतना आ गई 5.6 सेंटीमीटर। ये दोनों हमारे क्या होंगे आंसर। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिक्स का गैप। क्वेश्चन में कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम दो अंकों की कोई संख्या मान लेते हैं। माना दी गई दो अंकों की संख्या बराबर x y। ये होगी हमने मान लिया अपनी तरफ से x y। कह रहा है पहली कंडीशन क्या लगा रहा है संख्या के अंकों का योग 9 यानी x प्लस y इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है अंकों को परस्पर बदलने पर यानी कि हमने x y माना है तो अंक को बदल दो यानी y को x के स्थान पर ले आओ और x को y के स्थान पर। तो प्राप्त संख्या क्या होगी yx। ये इक्वल टू हो जाएगी प्राप्त संख्या दी गई संख्या यानी दी गई संख्या x y से 27 अधिक है तो ये संख्या yx x y से 27 अधिक हो जाती है। तो 27 को क्या करना पड़ेगा इसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या इससे 27 अधिक है यानी कि 27 में जब जोड़ेंगे तब जाकर के हमको नई वाली संख्या yx प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हम yx को क्या लिखेंगे 10y प्लस x। इसको क्या लिख सकते हैं 10x प्लस y प्लस 27। ऐसा क्यों हम लिख रहे हैं yx को 10y प्लस x और xy को लिख रहे हैं 10x प्लस y। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो अंक की कोई संख्या है जैसे फॉर एग्जांपल अपनी तरफ से ले लेते हैं 24। तो 24 को एक्सपेंड करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे 2 इंटू 10 प्लस 4 यानी 20 प्लस 4। इसी तरीके से y को क्या ले देंगे 10y प्लस x
यहाँ पर 10x प्लस वाई। अब इसको हल करते हैं। y 10y इधर है, y इधर आकर कितना हो जाएगा, इसको बना ये हो जाएगा 9y। यहाँ प्लस x है, 10x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 27। और 9 से मुझे लगता है कि सारे पद में भाग चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट, 9 से दोनों पक्षों में भाग करने का, तो भाग कर देंगे तो 9 से इसमें भाग करेंगे कितना बचेगा, सिर्फ y बचेगा। और इसमें 9 से भाग करेंगे तो सिर्फ x बचेगा। और 27 में 9 से भाग करेंगे कितना बचेगा 3। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब होगा करना समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है। तो समीकरण 1 और 2 को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए x नेगेटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव है, अगर जोड़ दें तो x से कैंसिल हो जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर। अब इसको जब जोड़ोगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, 2 6 या 12। तो y की वैल्यू कितना आ गई 6। अब y की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, तो हमको क्या मिल जाएगा x की वैल्यू। तो समीकरण 1 में रख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y की वैल्यू 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 9। तो ये 6 उधर जाएगा, जाकर के क्या हो जाएगा 9 माइनस 6, यानी कि आपको मिल जाएगा 3। x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 6। हमने जो संख्या मानी थी वो क्या थी xy। इसका मतलब प्राप्त संख्या जो होगी, ये संख्या कौन सी होगी, x की जगह पे 3 लिख दोगे, y की जगह पे 6, यानी हमारी जो संख्या थी कौन सी संख्या होगी 36। प्राप्त संख्या क्या होगी 36। ये हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 का घ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। क्लियर। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 80 मीटर ऊंचा पेड़, मान लिया ये क्या है एक 80 मीटर ऊंचा पेड़ है। इसकी हाइट कितना है 80 मीटर। क्लियर। कह रहा है कि इस पेड़ पर बैठी कोई चिड़िया किसी बिंदु से, मान लेते हैं इस बिंदु से इस चिड़िया का उन्नयन कोण कितना 45 है, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 45 डिग्री। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। तो चिड़िया इस प्रकार उड़ेगी कि उसकी हर जगह ऊंचाई क्या होगी पृथ्वी तल से समान ही होगी। 2 सेकंड बाद, मान लिया 2 सेकंड में चिड़िया कहीं यहां पहुंच जाती है। उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण, अब इस बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री। कितना 30 डिग्री। मालूम है कि जब चिड़िया यहां से उड़ेगी क्षैतिज दिशा में और इस प्रकार उड़ेगी कि हर जगह उसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से क्या होगी समान होगी, यानी 80 मीटर की रहेगी। तो 2 सेकंड पश्चात वो ऐसे बिंदु पर पहुंच जाती है कि वहां पर उसी बिंदु से जहां से 45 डिग्री का एंगल बन रहा था वहीं से कितने अंश का बनने लगेगा 30 डिग्री का। तो यहां से एक लंब डाल देते हैं और सारे बिंदु का क्या कर देते हैं नामकरण कर देते हैं। मान लिया पेड़ है ए बी बिंदु सी, चिड़िया कहां पहुंच जाती है डी पर और ई। मतलब ए से डी जाने में चिड़िया को कितना समय लगता है, समय बराबर 2 सेकंड, यानी ए से डी पहुंचने में कितना समय लगता है
2 सेकंड। क्लियर? अब हमको क्या निकालना है? चिड़िया के उड़ने की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो हम तो पहले ये निकाल लें कि 2 सेकंड में कितना दूरी तय की है। 2 सेकंड में वो कितना दूरी तय की। देखिए कैसे आता है। यहाँ देखो समकोण त्रिभुज एबीसी, देखो लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तो tan 45 हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है? 80, और आधार कितना है? BC। tan 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 मीटर। एक चीज ये आ गई कि यहां से यहां तक की दूरी कितना होगी? BC। पुनः पुनः समकोण त्रिभुज DEC से, DEC से अब यहां से क्या होगा? इस त्रिभुज में tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार यानी DE अपान EC, DE अपान EC। क्लियर यहां तक? अब देखो DE की जो वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी? AB के बराबर। यानी AB 80 मीटर है तो DE भी कितना होगा? 80 मीटर ही होगा। यहां से हो जाएगा tan 30 बराबर DE की वैल्यू कितना? 80, और EC कितना? EC को हम कर लिख सकते हैं EB प्लस BC, EB प्लस BC। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में यहां से हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3। ये tan 30 की वैल्यू होती है। क्या हो जाएगा? 80 अपान EB प्लस BC। BC की वैल्यू हमको मालूम है से कितना हो जाएगा? EB प्लस 80। हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो EB प्लस 80 इक्वल टू 80√3। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? EB इक्वल टू 80√3 माइनस 80। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा? EB इक्वल टू 80 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? √3 माइनस 1। ये चीज हो गई। अब यहां से देखो EB किसके इक्वल है? AD के बराबर। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? EB इक्वल टू 80√3 माइनस 1। ये इतना मीटर क्या करेगी? और चिड़िया 2 सेकंड में AD दूरी तय कर रही है ना, यानी इतना दूरी तय कर रही है। तो चिड़िया की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। यह होता है बराबर के दूरी कितना? ये दिया हुआ ना दूरी, दूरी AD है तो AD कितना है? 80 कड़ी में 3 माइनस 1 डिवाइड बाई समय कितना है? 2। 2 से इसको कैंसिल करोगे कितना बचेगा? 40√3 माइनस 1। ये चीज आएगी। ये चिड़िया की क्या है? चाल है। नेक्स्ट √3 की वैल्यू भी रखने के लिए बोला। √3 की वैल्यू कितना? 1.732। तो 1.732 माइनस 1 कितना बचेगा? चाल बराबर √40 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.732। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे? 0 4 3 जा, सॉरी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 29 कितना हो जाएगा? 29.28 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी? चिड़िया की चाल होगी और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की गई है तो प्रारंभिक औसत चाल ज्ञात कीजिए। किसकी? रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल ज्ञात करनी है। तो जो चीज हमको ज्ञात करनी है हम मान लेते हैं। माना
माना रेल गाड़ी की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति हावर। ये चीज है। कह रहा है कि 63 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक औसत चाल यानी यक्स से तय करती है। फिर उसके बाद 72 किलोमीटर की दूरी किससे तय करती है? प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से, यानी यक्स में एक्स प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कह रहा है कि यदि पूरी यात्रा यानी 63 किलोमीटर और 72 किलोमीटर पूरी यात्रा जो तय कर रही है रेलगाड़ी कितने समय में? 3 घंटे में। तो कह रहा है कि उसकी औसत चाल, तो औसत चाल यानी हमको यक्स का मान निकालना है। तो कह रहा है कि पहले मान लिए, हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी जो किसी बिंदु ए से चलती है और 63 किलोमीटर की दूरी यानी बी पर पहुंचती है कितना? 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने समय में मान लेते हैं? T1 समय में। फिर बी से चलती है, किसी बिंदु सी पर पहुंच जाती है और समय दूरी कितना है यहाँ पर? 72 किलोमीटर। मान लेते हैं बी से सी जाने में यानी 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को लगा है समय कितना? T2। क्लियर? तो ए से सी जाने में यानी पूरा पूरा यात्रा पूरे यात्रा को पूरा करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? T1 प्लस T2 इतना समय लगेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि कुल समय कितना है? 3 घंटा। क्लियर? ये चीज हमको मिल गई। पहली चीज तो T1 कितना होगा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे 4। तो समय कितना ले रहा है ए से बी जाने में? T1। तो T1 बराबर दूरी कितना है? 63। चाल कितना है? x। एक चीज हमको मिल गई T1 की वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्या होगा? बी से सी जाने में समय कितना लग रहा है? T2। तो T2 बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी इस समय इस बार कितना है? 72। और चाल कितना कह रहा है कि इस बार जो 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है ट्रेन, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से, यानी पहले एक्स थी अब उसकी चाल कितना हो जाएगी? यक्स प्लस 6। ये चीज हो जाएगी। क्लियर? अब T1 और T2 का मान किसमें रख देते हैं? इसमें रख देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा? T1 की जगह पे आ जाएगा 63/x। 63/x प्लस T2 का मान कितना है? 72/x प्लस 6। ये किसके बराबर है? 3 के बराबर। ये हमको मिल गया, एक समीकरण हमको मिल गया। अब यहां से हमको x का मान निकालना है। कैसे करेंगे देखते हैं। यहां से 63 का x में गुणा करो प्लस 6 का 6 3 18 8 1 6 से 36 है 37। इसका कितना हो जाएगा? प्लस 72x डिवाइडेड बाई एक्स गुणा एक्स में कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 3। नेक्स्ट लाइन में कितना हो जाएगा? 72x प्लस 63x कितना हो जाएगा? 3 2 5 7 6 13 135 x प्लस 378 बराबर, इससे गुणा करोगे, इसका गुणा जब इधर करोगे 3 में कितना हो जाएगा? 3x² प्लस 18x। क्लियर? अब सारी वैल्यू इस साइड आते हैं। तो 3x² इधर है, यहाँ पर कितना है? 18x प्लस 18x। इसको जब दूसरी साइड ले जाओगे कितना हो जाएगा? -135x माइनस 378 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या होगा? यहां से 3x² इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 15 में से 8 जाएगा 7, यहां पर कितना बचा? 2, 2 में से 1 गया 1 1 माइनस कितना हो जाएगा? x माइनस 378 इक्वल टू 0। जब इस दो घात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे
शायद 3 से हर पद में भाग भी चला जाए। तो जो भी है, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ से, बाकी सॉल्व कर सकते हैं इसको आप खुद से। द्विघात समीकरण है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42 किलोमीटर पर आवर। ये चीज होगी, ये हमारा आंसर होगा। यानी इस रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल कितना थी, x थे, और x की वैल्यू आ गई 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी औसत चाल कितना है रेलगाड़ी की, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो सिक्स का क्या है, उसमें एक अथवा करके है, मतलब ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन है, तो उसमें कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। कैसे हल करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 x माइनस वन को कुछ अपनी तरफ से कुछ नया वेरिएबल मान लेते हैं। चलो हम मान लेते हैं यहाँ पर p मान लेते हैं, और 1/y-2 को क्या मान लेते हैं, नया वेरिएबल q मान लेते हैं। फिर से जब 1/x-1 की जगह पे p रखेंगे, 1/y-2 की जगह पे q रखेंगे, इन दोनों समीकरण देखिए क्या मिलते हैं। ये हो जाएगा 5, 1/x-1 की वैल्यू कितना हो जाएगी p, तो 5p प्लस 4q इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1। फिर इसमें जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6p, और यहाँ पर हो जाएगा -3q इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, p और q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और p की जगह पे 1/x-1 रख देंगे, और q की जगह पे y-2 रख देंगे। फिर से हमको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो देखो, ना तो q का कोफिशिएंट बराबर है, ना तो p का बराबर है। तो हम पहले क्या करते हैं, तो p के गुणांक को बराबर कर लेते हैं दोनों समीकरण में, या q के दोनों गुणांक को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो q इस जगह पर धनात्मक, इस जगह ऋणात्मक है, तो हम क्या कर देते हैं कि q के ही गुणांकों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। अब यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, तो हमको 12 लाना है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इस समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं, और समीकरण 2 में 4 से गुणा कर देते हैं। अब क्या होगा, जब इसी में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 पचे 15t, 3 चौका 12, क्यू इक्वल टू 3 त्रिका 9, इसका मतलब समीकरण नंबर 3। 4 से गुणा इसमें करो, 4 छक 24p, 4 पे गुणा 3 में 4 तिया 12, क्यू इक्वल टू 4 का 4, समीकरण नंबर चौथा। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो +12 -12 कैंसिल, 15p और 24p कितना देगा, 5 4 9 2 1 3, 39p इक्वल टू 9 4 13। तो p की वैल्यू कितना हो जाएगी, 13/39, 13 का नाम 13, 13 3 39। यहाँ पर p की वैल्यू कितना हमने मांगी थी, 1/x-1, 1/x-1 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से तुलना करोगे तो x-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और x की वैल्यू कितना आ जाएगी 1 हो जाएगा, क्या होगा 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। ये चीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू कब मिलेगी, हमको q की मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, p की वैल्यू जो है 1/3 इसी समीकरण में हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो p की वैल्यू किस समीकरण में रख दें, चलो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में कितना है 5 इंटू p की वैल्यू कितना आई है, यहाँ पर 1/3 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 प्लस 4q इक्वल टू 3। यहाँ से हल करते हैं, यहाँ पर बचेगा 4q इक्वल टू 3 माइनस 5/3 इधर जाएगा, कितना 3 तरीका 9 में से 5 गए 4/3, तो 4q, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, q इक्वल टू हो जाएगा 1/3। q की वैल्यू कितना है, q की वैल्यू हमने कुछ माना था 1/y-2, तो इसे रख देंगे 1/y-2 इक्वल टू 1/3। तब जब यहाँ से तुलना करोगे तो y-2 इक्वल टू 3 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। और यहाँ से इन दोनों समीकरण का सोल्यूशन मतलब ये हुआ कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमें x की वैल्यू 4 मिल गई और y की वैल्यू 5 मिल गई। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th का ख। यह क्वेश्चन रचना चैप्टर से है। जो मैथ में हमारा चैप्टर है रचना, उससे ये है। क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी है। इसका मतलब हमको एक त्रिभुज की रचना करनी है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला, और उसी के समरूप एक नए त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजा क्या हो, इस त्रिभुज से 3/5 गुना, मतलब वो त्रिभुज जो होगा इस त्रिभुज से छोटा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी तरफ से 5 सेंटीमीटर, कुछ भी तीनों में से कोई भी जहां से भी आप शुरुआत करना चाहो करो। चलो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा हमें स्केल से खींच ली, ए बी, ये हो गए 5 सेंटीमीटर। चलो नाम नहीं लिखते हैं, ऊपर लिख देता हूं, नहीं। अब क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। चलो मान लिया हो गया, चलो लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर के कंपास में क्या लेंगे, दूरी लेंगे, और यहां से रख करके कुछ इस तरफ से ऐसे एक चाप लगा देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास में 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के कुछ इस तरफ चाप लगा देंगे। यहाँ पर बी पर रख करके जब 7 सेंटीमीटर का चाप आप खींचोगे तो जो ए पर रख के हमने चाप खींचा था उसको किसी बिंदु पर कट करेगा। मान लीजिए यहाँ पर कट करता है, तो इस बिंदु को इससे मिला दिया और इस बिंदु को इससे मिला दिया, तो हमको 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज हमको प्राप्त हो गया। अब आगे क्या करना है, कह रहा अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं से 3/5 गुनी। तो हम क्या कर लेते हैं, किसी भी त्रिभुज की किसी भी भुजा से, चलो मान लेते हैं ए बी से नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं। इसका नाम क्या दे देते हैं, ए एक्स। अब ए एक्स पर हम क्या करते हैं, इसमें जो दिया 3/5 यानी डिनोमिनेटर में 5 है, हम 5 बराबर भागों में इसको कंपास से बांट लेते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इसका नाम देते हैं A1, A2, A3, A4 और A5। अब हम क्या करेंगे, A5 को B से मिला देंगे, मिला दिया, क्लियर। अब 3 1 2 3 यहां से इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं, कुछ ऐसे आएगी, हमारा कुछ ऐसे मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा, यानी A3 से A5 B के समांतर एक रेखा खींचिए जो AB को किसी बिंदु पर काटेगा। अब इस बिंदु पर मान लीजिए कहां पे काटता है, इसको C दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं D पे कट करता है। अब D से पुनः BC के समांतर एक रेखा खींच देंगे। तो इस प्रकार जो हमको मान लीजिए E पे कट करता है, इस प्रकार जो हमको ADE ये त्रिभुज प्राप्त हुआ। यह त्रिभुज क्या होगा, दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा, मतलब ADE की भुजा ABC की संगत भुजा की 3/5 गुनी होगी। हमको रचना में क्या लिखना है, रचना में हमको कुछ नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप डाल करके हमने कैसे ये सारे काम को किया है, कैसे इसकी रचना की है, उसी को स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप में हम लिखते चले जाएंगे, यही क्या हो जाएगी रचना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th का ख, जिसका ऑप्शनल पार्ट है अथवा करके जो दिया हुआ है। उसमें कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में भुजा AB बराबर भुजा AC। तो हम क्या करते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें क्या है, भुजा AB, AB किसके बराबर है, AC। क्लियर। कह रहा है बिंदु B से AC पर BD लंब, यानी AC पर लंब, यहां से यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक लंब ड्रा कर दिया BD। कह रहा है भुजा AC पर, कह रहा है भुजा AC पर कहां से, बिंदु B से भुजा AC, बिंदु B से भुजा AC पर BD लंब, BD क्या हो गया, लंब हो गया। इधर इस तरीके से तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि BC² इक्वल टू 2AC इंटू DC। अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करते हैं। अब यहाँ पर जब ये लंब है तो उसको क्या मिलेगा, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज मिल गया, कौन कौन से, ABD और BCD। तो देखो त्रिभुज
ए बी डी से, ए बी डी से। ये क्या है, ए बी डी समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर कितने एंगल बन रहा है, 90, ये इस पे लंब है। अब क्या होगा, यहाँ से जब ये समकोण त्रिभुज है तो 90 के सामने वाला ए बी, ये क्या है, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। क्लियर, समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज बी डी सी से, बी डी सी से, तो यहां पर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा बीसी क्या होगी, कर्ण, यानी भुजा का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी बीसी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्वेश्चन में दे रहा है। तो हम क्या देंगे नेक्स्ट स्टेप में, बीसी स्क्वायर डीसी स्क्वायर, ए बी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए बी की जगह पर लिख देंगे एसी। एसी ऐसा क्यों लेंगे, क्योंकि हमको एसी चाहिए, तो सारे जितना हो सके जिस पद में हमसे पूछ रहा है उस पद में हम लाने की कोशिश करेंगे। तो बी ए बी की जगह पर क्या लिख दिया, ए सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ऐसे उतार लिया। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ए सी क्या है, ए सी ए डी प्लस डी सी, तो हम लिख देंगे बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस, इस एसी की जगह पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, एडी प्लस डीसी, क्योंकि ये पूरा एसी, एसी दो टुकड़ों में, एडी प्लस डीसी, तो इसकी जगह पे लिख देंगे एडी प्लस डीसी का होल स्क्वायर। क्लियर, माइनस एडी स्क्वायर, माइनस एडी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पर इसको खोल देंगे, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डीसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर प्लस 2 एडी इंटू डीसी, ये होगा। अब यहां से देखिए माइनस एडी स्क्वायर, ये पहले से था, ये पहले से उतार लेंगे, तो माइनस एडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर कैंसिल। अब क्या होगा, नेक्स्ट में डीसी स्क्वायर, इधर बीसी स्क्वायर है, तो बीसी स्क्वायर क्या होगा, डीसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर 2 डीसी स्क्वायर। अब यहां पर प्लस 2 एडी इंटू डीसी, देखो डीसी यहाँ पे डीसी यहाँ पे, दोनों से हम क्या लेते हैं, 2 डीसी कॉमन ले लेते हैं, बीसी स्क्वायर इक्वल टू 2 डीसी, क्या बचेगा, डीसी प्लस एडी। अब यहाँ पर देखिए डीसी प्लस एडी क्या है, डीसी प्लस एडी किसके बराबर है, एसी, तो यहां से क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर इक्वल टू 2 डीसी, डीसी प्लस एडी, डीसी प्लस एडी किसके बराबर, एसी के बराबर, तो यहाँ से इंटू एसी। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर इक्वल टू, एसी को पहले ले आते हैं, 2 एसी इंटू डीसी को बाद में ले देते हैं, यही हमको सिद्ध करना था। बीसी स्क्वायर इक्वल टू 2 एसी इंटू डीसी, ये सिद्ध हो गया, ठीक है, ले देंगे रूट। क्लियर।